हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल QCC डिजी मैथ। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने रियल नंबर और जो चैप्टर नंबर 2 था पॉलिनोमियल्स का, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टेबल टॉप वीडियोस में। आज हम लोग फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा आए हैं, ठीक है। सो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे लीनियर इक्वेशंस को। लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस ठीक है। लीनियर इक्वेशन के बारे में आप लोगों को पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन का एक ही डिग्री होती थी, उसकी डिग्री 1 होती थी। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax + b = 0, जहाँ पर हमारे a और b जो हैं ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं और x हमारा वेरिएबल है। बट ये होती थी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यहाँ पर ओनली वेरिएबल इज x। बट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो हमें 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन में होता है ax + by + c = 0, ठीक है। इस तरह से ये होता है। यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल हैं, a, b और c ये हो जाएंगे हमारे कोफिशिएंट्स, ठीक है। और जो a वाला पार्ट है वो हमेशा x वाला पार्ट होता है, b जो है वो y वाला पार्ट और c हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस तरह से। अब देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दी होंगी, a1 b1 c1 और a2x + b2y और +c2, ठीक है। ये होता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं, इसके अंदर सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। तीनों ही सिचुएशन पॉसिबल हैं। उनके बारे में हम लोग इसी वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखें और सारे के सारे आज कॉन्सेप्ट आप इसके क्लियर कीजिए। शांति से अलग बैठ जाइए, अगर कोई चाय पी रहा हो चाय लेके बैठ जाइए, लेकिन अलग बैठिए और शांति से आज इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप लोग इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ और इसके बाद इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि बोर्ड के लिहाज से ये जो एक चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमें 2 इक्वेशंस दी होंगी। हम लोग इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको बार बार कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए मैं बता दूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है कोई इक्वेशन 7x + 6y और +8 = 0। तो यहाँ पर a जो है वो 7 हो जाएगा, b जो है वो 6 हो जाएगा और c जो है 8 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। बट अगर कहीं पे इक्वेशन ऐसे दे रखी हो -7x - 6y + 8 = 0, तो यहाँ पर a जो है वो -7 होगा, है ना। ये ध्यान रखना, अगर माइनस है तो हमको कंपेयर करना है, उसको भी हमें कंपेयर करना है। b हो जाएगा -6 और c हो जाएगा 8, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो कंपेयर करने की बात तो ये हो गई। इन इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट कैसे कराते हैं ग्राफ के ऊपर, वो आप लोग समझिए। ये आप लोगों ने 9th क्लास में ज़रूर चैप्टर कर रखा है ना। वहाँ पर भी 3rd होता था, बस वहाँ पर इसका नाम होता था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर नहीं होता था। पेयर 10th क्लास में आते हैं, ठीक है। सो देखिए, ग्राफ पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं। जो हमारी 1 वेरिएबल वाली जो इक्वेशंस होती है, लाइन कैसे होती है, ठीक है। जो हमारी 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन होती हैं उनको तो रिप्रेजेंट कराना बड़ा आसान है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये दे रखा हो कि 1 2 3 और कोई इक्वेशन हमारे पास y = 3, तो बस ये इसका ग्राफ हो जाएगा, है ना। 1 वेरिएबल में या तो वो x को कट करेगी, x एक्सिस को, या फिर जो हमारी लाइन होगी वो y एक्सिस को कट करेगी, ठीक है। हर इक्वेशन का अपना एक ग्राफ होता है। जो लीनियर इक्वेशन है उनका ग्राफ सीधी सीधी लाइन होती है, ठीक है। अलग अलग इक्वेशंस के हिसाब से अलग अलग ग्राफ होते हैं। जैसे क्यूबिक का अलग होता है, क्वाड्रेटिक का अलग होता है, ऐसे लीनियर का भी अलग होता है। लीनियर का जो ग्राफ है वो एक सीधी सीधी लाइन होती है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दे रखी है y = 3, तो यहाँ पर इसका ग्राफ ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर x नहीं है, तो ये x एक्सिस को कहीं पर कट भी नहीं करेगी। और अगर ऐसे ही हमें कोई इक्वेशन दे रखी हो कि x = 4, तो वो इस तरह से कुछ आ जाएगी, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पे पॉइंट x = 4 होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को तो रिप्रेजेंट कराना काफ़ी आसान है, ठीक है। बट जो दिक्कत आती है वो आती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और दिक्कत भी कुछ नहीं है असल में, थोड़ा देखिए आप लोग समझते नहीं हैं चीज़ों को और फिर मैथ में बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर डरना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्राई करनी है, चीज़ें दोबारा कर करके देखनी है, ठीक है। आप लोग जितना मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनते जाएंगे, ठीक है। तो बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, जो चीज़ें आपने कर रखी हैं उनको भी दोबारा करके देखिए, ठीक है। उसी तरह से फिर आप लोग एनहेंस होते जाएंगे मैथ के अंदर, ठीक है। सो देखिए,
टू वेरिएबल वाली में क्या करते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास सिचुएशन मान लीजिए हमारे पास सिर्फ ऐसी है कि एक ही वेरिएबल वाली इक्वेशन थी, तो उसको हमने ऐसे बना दिया था कि y = 3, ठीक है। बट अगर हमारे पास इक्वेशन हो ये 7x + 6y + 8 = 0, तो यहाँ पर एक वैल्यू x की आएगी और एक वैल्यू y की भी आएगी, ठीक है। दोनों हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर, ठीक। और अगर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये सिर्फ y को कट नहीं करेगा या सिर्फ x को कट नहीं करेगा, ये दोनों जगह पे कट करेगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो किस तरह का आएगा, या ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, है ना, किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ये था लीनियर इक्वेशन, आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन के बारे में। और अगर कहेगा कि टू वेरिएबल में है तो इस तरह से एक वेरिएबल x हो जाएगा और एक वेरिएबल y हो जाएगा। और अगर कहेगा पेयर में तो वहाँ पर ये आपको खुद दो इक्वेशन देगा, या जो डाटा आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर वो आपको दो इक्वेशन का डाटा दिया जाएगा, है ना। तो उसी से आपको फिर ये क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हमें समझना रहेगा इसमें कि सॉल्यूशन कैसे करें, इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास दो मेथड है। सो देखिए अब अगर हमें सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, तो हमारे पास इसके लिए दो मेथड हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहला मेथड आता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा मेथड हमारे पास आता है अलजेब्राइक मेथड, ठीक है। अब देखिए ग्राफिकल मेथड हमें सबसे पहले पढ़ना है, तो इसको समझ लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले देखिए इनको कंडीशंस भी कह देते हैं। ये देखिए मान लीजिए टू वेरिएबल्स हैं लीनियर इक्वेशन के, और यहाँ पर दो पेयर भी होंगे, मतलब दो होंगी, इक्वेशन कितनी होंगी यहाँ पर, दो होंगी, ठीक है। तो जब हम इनको रिप्रेजेंट कराएंगे ग्राफ के ऊपर, ठीक है, तो ये इक्वेशन की दो लाइन्स आएंगी, की आ जाएगी, की आ जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, कहीं पर कोइंसिडेंट भी एक दूसरे के साथ हो सकती हैं, और कहीं पर ये एक दूसरे के साथ पैरेलल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही कंडीशन हैं। अब इन तीनों कंडीशन के अलग अलग तरीके हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इस तरह से किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। और अगर ये कोइंसिडेंट होंगी तो कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि एक लाइन तो ये आ गई, ठीक है, और दूसरी लाइन जस्ट इसके ऊपर ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और पैरेलल लाइन देखिए इस तरह से हो जाएंगी, जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट ना करें, ठीक है। अब सबसे पहले समझ लीजिए सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं हम, तो दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन वहीं पर होता है जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये सिर्फ एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब इनका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा जो इस पॉइंट के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइन, देखिए कोइंसिडेंट लाइन तो लाइन के हर एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही कर रही है, मतलब वो तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है ना, तो इसका मतलब ये हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब बताइए लाइन के अंदर पॉइंट कितने होते हैं, तो लाइन के अंदर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस के जो सॉल्यूशंस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। और अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें तो देखिए पैरेलल लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट के ऊपर कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब इसका कोई सा भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाते हैं 0, ठीक है। इस तरह से ये हमें कंडीशंस देखनी है। इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस होंगी तो फिर इसमें एक सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट अगर होंगी तो इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और अगर पैरेलल की बात करें तो वहाँ पर 0 सॉल्यूशन होंगे, कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, बट ये कैसे पता लगाएं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या कैसी हैं, हर बार हम लाइन ड्रॉ थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए हमें यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे कि a1x प्लस b1y और प्लस c1 = 0, ठीक है। दूसरा भी इन्हीं वेरिएबल्स में होगा, तो मतलब वो हो जाएगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 = 0। तो यहाँ पर जो हम इनको ग्राफिकल मेथड से करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनको कंपेयर करते हैं, बल्कि इनके रेशोज़ को कंपेयर करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ़ a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, ठीक है। सबसे पहली बात हमें ये चेक करनी है कि अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के या नहीं है, ठीक है। सो देखिए
इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्चुअल इक्वेशंस का। तो मान लीजिए एक हमने इक्वेशन ले ली यहाँ पर कि 2x + 3y और +7 = 0, ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके बाद देखिए 8x प्लस, आप लोगों को दिख भी रहा है, हाँ ठीक है, 8x + 4y + 6 = 0। तो यहाँ पर ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब ये हो जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 और c2, ठीक है, इस तरह से। अब इनको कंपेयर करके देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a1 है 2, ये आ गया 2, a2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, तो ये आ जाएगा 2/8। फिर b1 कितना है 3, अपॉन में b2 कितना है 4, चलिए 2 1 2, 2 4 8, तो ये आ जाएगा 1/4 = 3/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम है बट इनके न्यूमिनेटर नहीं है, तो इसका मतलब ये रेशो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। यहाँ पर हम ये साइन लगा देंगे, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो फिर आप लोग समझ जाइए कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। कैसी लाइन्स हैं ये? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी ये, ठीक है। यहीं से हम बता सकते हैं कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 तो इसका मतलब ये लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। यहीं से हम लोग इसको बता सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में हमें देखना है इंटरसेक्टिंग अगर लाइन्स होंगी तो फिर क्या होगा, इसको बता देते हैं। अगर मान लीजिए लाइन अगर इंटरसेक्टिंग ना हो तब क्या होगा, है ना, फिर होगा कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट कंडीशन क्या होती है? जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन की हमने कंडीशन देख ली कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। अब देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो मान लीजिए हमें इक्वेशन दे रखी है कुछ इस तरह से, ये 3 और 6, ठीक है, बस इससे काम चल जाएगा, हाँ ठीक है। इस तरह से अगर हमें दे रखा हो और मान लीजिए यहाँ दे रखा हो हमें इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है, ये दे रखा है और यहाँ दे रखा है मान लीजिए हमें 520, ठीक है। अब सबसे पहले फिर वही करना है कि पहले हमें देखना होता है कि अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है, चलिए। अब देखिए a1 कितना दे रखा है 2, a2 दे रखा है 8, तो 2/8, और b1 दे रखा है 3, b2 दे रखा है 12, तो 2 1 2, 2 4 8, 3 1 3, 3 4 12, ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1/4, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के, बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, क्योंकि कोइंसिडेंट में भी a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और पैरेलल में भी a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये इक्वल हैं c1/c2 के या नहीं है, ठीक है, कि क्या ये इक्वल हैं c1/c2 के या नहीं है। तो बताइए c1 यहाँ पे कितना दे रखा है 5 और c2 दे रखा है 20, तो 5/20, 5 1 5, 5 4 20, तो ये आ जाएगा 1/4। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 को, ये इक्वल हो गया c1/c2 के, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हो गए, तीनों रेशो एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो ये कंडीशन हमारी होती है कोइंसिडेंट लाइन की, कि जहाँ पर a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और ये सब इक्वल हो c1/c2 के, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं। तो ओवरलैप करने के लिए क्या ज़रूरी है, ओवरलैप करने के लिए ज़रूरी है कि ये तीनों के तीनों रेशो आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है, क्लियर है बात। अब इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर a1/a2 इक्वल आ जाता b1/b2 के, बट ये नहीं इक्वल होता c1/c2 के, मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ भी दे रखा होता कि 5/4 दे रखा होता मान लीजिए, तो ये क्या आ जाता है यहाँ पे, ये आ जाता है यहाँ पर 5/4, है ना। 5/4 अगर ये आ जाता तो फिर c1/c2 इस रेशो के इक्वल नहीं होता। तो ये कंडीशन होती है हमारी पैरेलल लाइन की, कि जहाँ पर a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट इक्वल नहीं होगा c1/c2 के, ठीक है। तीनों कंडीशन आप लोग समझ गए।
सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के या नहीं। देखिए अगर वो इक्वल नहीं होगा तो वहीं पर हम समझ जाएंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, है ना। अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है तो उसमें फिर हमें C1/C2 को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। सिर्फ हम इसको कंपेयर करके बता सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं है। बट अगर ये किसी तरह से इक्वल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम C1/C2 को कंपेयर करेंगे। अगर C1/C2 भी इनके इक्वल आ जाता है तो फिर कोइंसिडेंट लाइन, और अगर नहीं आता है तो फिर पैरेलल लाइन, है ना। इसमें पता भी चल गया हमें, यहाँ पर सिर्फ एक सॉल्यूशन, यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और यहाँ पर जीरो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को कहीं पर कट ही नहीं करती। जहाँ कट करेंगी वहीं पर हमारा सॉल्यूशन बनेगा, रिमेंबर दिस, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कभी कभी ये भी पूछा जाता है कोइंसिडेंट है, सॉरी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये लाइनें पूछा थी, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब ये एक दूसरे के साथ कंसिस्टिंग है क्या, तो कंसिस्टेंट जब होंगी एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे को कंसिस्ट करती हैं। कंसिस्ट करने का एक मतलब समझिए, ये आपको ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं, इंग्लिश में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए दो लाइन्स हैं और ये एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अगर मैं इस पॉइंट पर देखूँ तो इस पॉइंट पर दोनों का सॉल्यूशन सेम है, मतलब ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को कंसिस्ट करती हैं, है ना। तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में कंसिस्टेंट होंगी। और अगर हम बात करें पैरेलल लाइन की, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन की, तो देखिए कोइंसिडेंट लाइन का तो हर एक पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, मतलब ये तो हर एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब ये भी एक दूसरे को कंसिस्ट कर रही हैं। कंसिस्ट करने का मतलब ये है कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर होना, है ना। तो यहाँ पर तो ये हर एक पॉइंट कंसिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन भी कंसिस्टेंट होती हैं। और अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल लाइन भैया देखिए अलग अलग चलती है ना। ये अलग चलेगी, ये अलग चलेगी, इसको इससे मतलब नहीं, इसको इससे मतलब नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो बस ये समझ लीजिए, ये हो जाएंगी कंसिस्टेंट, ये हो जाएगी कंसिस्टेंट, ये हो जाएगी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, इस तरह क्लियर हुई बात आपको। तो देखिए दूसरा जो हमारा मेथड था वो था एल्जेब्राइक मेथड, है ना। एल्जेब्राइक मेथड में हमारे पास 3 मेथड आते हैं, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अपनी अपनी सबकी मतलब प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की, कौन से मेथड से क्वेश्चन आ जाए, बट ईजी हैं और इनको हम आगे एक्सरसाइज में करने भी वाले हैं। देखिए सबसे पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर दूसरा मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड, फिर तीसरा मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, यहाँ पर हम ये करते हैं कि जैसे यहाँ पर x और y दे रखें किसी भी क्वेश्चन के अंदर x और y, तो यहाँ से या तो हम x की वैल्यू निकालेंगे या फिर हम y की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को रख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। वो हम लोग देखने वाले हैं, जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग उसको देखने वाले हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है उसकी वीडियो भी आ गई हो, तो आप लोग चैनल में जाकर उसको चेक करिए, है ना, और देखिए। सो देखिए ये हमारे 2 मेथड थे, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन आ जाते हैं या 3 तरह की कंडीशन आ जाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन। तीनों बता दिया। इंटरसेक्टिंग मतलब जो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, कोइंसिडेंट मतलब जो हर एक पॉइंट पर एक दूसरे के ऊपर मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। और पैरेलल का मतलब होता है जो कहीं पर भी एक दूसरे को कट ना करें, अलग अलग चलें, उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या है, रेशो A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू B1/B2, और अगर इक्वल है तो फिर हम कोइंसिडेंट और पैरेलल में पहुंच जाते हैं। फिर हम C1/C2 को भी रेशो मतलब इसका कंपेयर करके देखते हैं। अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1/C2 के, तो लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट, ठीक है। और अगर मान लीजिए पैरेलल है तो फिर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और शुड नॉट बी इक्वल्स टू C1/C2, तब ये होंगी पैरेलल, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन में एक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और पैरेलल में जीरो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग कंसिस्टेंट होंगी, कोइंसिडेंट भी कंसिस्टेंट होंगी और पैरेलल लाइन कंसिस्टेंट नहीं, इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए जो मेन बेसिक था वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ज़्यादा हमें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, हम लोग बोर्ड के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड के हिसाब से ये आपके लिए इनफ है, ठीक है। बट इसको आप लोग समझिए, NCERT में जितना आपको मतलब प्रोवाइड कराया गया है उतना ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हम लोग NCERT यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.1, वहाँ पर हम लोग जो हमारी इक्वेशंस हैं वो हम लोग इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो देखिए इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोग देखते हैं
आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. ठीक है, ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Okay, isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो ये कह क्या रहा है यहाँ पर कि आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है कि अब से 7 साल पहले जितनी तुम्हारी एज थी उसका में 7 times मेरी ज़्यादा एज थी। ठीक है, और अगर आपसे 3 साल के बाद जितनी तुम्हारी एज हो जाएगी उससे भी 3 times मेरी एज ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो देखिए बुक में कह रहा है कि क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ये जो डिटेल बताई गई है आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज के बारे में। तो कह रहा है कि अब इस सिचुएशन को, ये जो पूरी सिचुएशन आपको बताई गई है, इसको रिप्रेजेंट कीजिए एल्जेब्रिकली और इसको कीजिए ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे और ग्राफिकली में हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाकर उसके ऊपर इसको रिप्रेजेंट करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैंने लेट कर लिया, लेट आफ्ताब्स एज बी एक्स एंड डॉटर्स एज बी वाई, यानी जो आफ्ताब की एज है वो तो हो गई एक्स और डॉटर की एज हो गई वाई। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे पहले जो हमारे पास पहली कंडीशन आई है 7 years ago, 7 years ago। ठीक है, 7 years ago में क्या कह रहा था कि जो आफ्ताब की एज है, पहले तो मान लेते हैं कि आफ्ताब की एज कितनी होगी 7 साल पहले। अब अगर x है तो 7 years पहले x - 7 रही होगी और जो डॉटर की एज है वो कितनी रही होगी, तो डॉटर्स एज देखिए डॉटर की एज अभी y है करंट और 7 years पहले कितनी हो जाएगी, y - 7। ओके, तो देखिए ये हमारे सामने एक सिचुएशन आ गई। अब आफ्ताब ने कहा क्या था कि जो उसकी एज है 7 साल पहले वाली वो उसकी डॉटर की 7 साल पहले वाली एज की 7 times थी, यानी इस कंडीशन में आफ्ताब्स एज विल बी इक्वल्स टू 7 times ऑफ डॉटर्स एज, यानी डॉटर की एज से 7 times ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब आफ्ताब की एज है x - 7 और 7 times ज़्यादा डॉटर की एज कितनी आ गई, x - 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 × x और -7 7 = 49। इस सॉरी ये y रहेगा ना, हाँ y - 7, तो ये 7 - y। ठीक, इसको उठाकर इधर लाइए तो x - 7 - 7y और +49, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0। क्लियर? ठीक है, इसके बाद देखिए x - 7y, देखिए +49 और -7 कितना बचेगा, ये बचेगा +42 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद देखिए दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन में देखिए क्या कह रहा था कि अब से 3 साल के बाद, तो 3 years, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 years hence, यानी 3 साल के बाद आफ्ताब की एज कितनी रहेगी, आफ्ताब्स एज, तो आफ्ताब की एज हो जाएगी, देखिए अभी 3 years है तो x + 3 हो जाएगी। फिर डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर्स एज। ठीक है, तो डॉटर की एज हो जाएगी y + 3। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए उसने कहा था कि 3 साल के बाद तुम्हारी एज जितनी होगी उसकी मेरी एज 3 times ज़्यादा होगी, मतलब आफ्ताब की एज तो आ गई x + 3 और इसकी एज ज़्यादा होनी चाहिए, 3 times होनी चाहिए डॉटर की एज से। तो डॉटर की एज को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये आ जाएगा 3y और +3 3 = 9। ठीक है, तो x - 3y और +3, इस 9 को उठाकर इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 0। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद देखिए x - 3y -9 और +3, तो यहाँ बचेगा -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये हमारी दूसरी इक्वेशन तैयार हो जाती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या कह रहा है यहाँ पे, अब हमें करना क्या है, दोनों इक्वेशन के हम सॉल्यूशन बनाएंगे, तभी फिर हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है, यहाँ पर हम पहले इसको बना लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये टेबल एक हम ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे x और यहाँ पर y। ठीक है, 2 इक्वेशन, यहाँ पर 2 वैल्यूज हम लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं y की क्या वैल्यू ले सकता हूँ और मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 7y को उधर लेके जाऊँगा तो ये प्लस हो जाएगा और 42 को उधर लेके जाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो x = 7y - 42। ठीक है, ये आगे इक्वेशन x = 7y - 42। अब मान लीजिए मैं y की वैल्यू रखता हूँ पहले 7, y की वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, 7 वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, तब x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, देखो ये है ना, x = 7y - 42।
तो 7 इंटू 7, वाई की वैल्यू मैंने 7 रख दी है, तो 7 7 का 49 और माइनस 42, 49 में से 42 जाएगा, 7 बचेगा। तो मतलब अगर y की वैल्यू मैं 7 रखूंगा तो x की वैल्यू भी 7 आएगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं y की वैल्यू रख दूँ 6, तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए 7 6 जा 42। अब देखिए माइनस 42 और प्लस 42, तो ये बचेगा 0। तो अगर मैं y की वैल्यू 6 लूँगा तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरह से मेरे पास देखिए x और y के 2 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। ऐसे ही सेम हमें यहाँ करना है। पहले इसको बना लेंगे, देखिए 3y इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 6 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक ऐसे करके टेबल बनाइए x और y के लिए, ठीक है। अब ज़रा इसको देखिए, इसके लिए कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं y की वैल्यू लेता हूँ पहले -2, ठीक है। ऐसी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं आप, कितनी जो चाहे आप वो वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। बस वो आपका जो ग्राफ है उसके लिए सुटेबल होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे सुटेबल होगी मैं भी बता दूंगा, ठीक है। तो y की वैल्यू देखिए, अगर -2 लूँगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 3y दे रखा है ना, तो मतलब 3 इंटू -2 और +6, तो 3 2 6 और +6, -6 और +6 0 बचेगा। तो अगर मैं y की वैल्यू -2 ले रहा हूँ तो x की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। और मान लीजिए अगर मैं y की वैल्यू ले लूँ -3, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी देखो, -3 3 जा -9। अब देखिए -9 और +6, तो कितना बचेगा, ये बचेगा -3, ठीक है, इस तरह से। तो दोनों के लिए हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसके बाद हम इसको देखेंगे ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्राफ यहाँ पर आपका रेडी है। हमारे पास ये 2 वैल्यूज भी आ गई हैं। यहाँ पर देखिए पहले आई है 7,7, तो 7,7 को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर ये रहा 7 x पर और y का 7 ये रहा, तो लगभग यहाँ पर इसका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर ढूंढते हैं 0,6 को। देखिए x में 0 है और y पर 6 है, तो x में 0 तो यहीं पर आएगा ओरिजिन, और ये हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट। इनको मिला दीजिए तो ये हमारी पहली लाइन तैयार हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद देखिए दूसरा देखा 0,-2, मतलब x में 0 और y में -2, तो यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद -3,-3, x में -3 और y में -3, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। इनको भी मिलाइए इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आपकी जियोमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर दी गई हैं। ये इनकी एल्जेब्रिक फॉर्म हो जाएगी, एक ये और एक ये, ठीक है। और उसके बाद ये इनकी जियोमेट्रिकल फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह से आपको पूरे 3.1 में करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900 रुपीज़। यानी किसी क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदे हैं 3,900 रुपीज़ में। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स। उसके बाद उन्होंने 1 बैट और 3 बॉल और खरीदे हैं फॉर ऑफ द सेम काइंड, यानी उसी तरह के, फॉर 1,300 रुपीज़, ठीक है। तो वही सेम बैट एंड बॉल उन्होंने इस बार 1 और बैट और 3 बॉल खरीदे और 1,300 रुपीज़ में खरीदे, ठीक है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अब इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी x एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल बी y, ठीक है। यानी कह रहे हैं कि जो कॉस्ट, मतलब हमने मान लिया इसको कि बैट की जो प्राइस है वो x है और बॉल की जो प्राइस है वो y है, ठीक है। तो अब देखिए इसको किस तरह से एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली हम इसको रिप्रेजेंट कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन 1 में क्या दे रखा है कि 3 बैट खरीदें, तो अगर एक बैट की प्राइस x रुपीज़ है तो 3 की कितनी हो जाएगी 3x, प्लस 6 बॉल्स, अगर एक बॉल की प्राइस y रुपीज़ है तो 6 की कितनी हो जाएगी 6y, और टोटल कितना हुआ था 3,900, ठीक है। यहाँ से मैंने देखा 3 कॉमन है, तो मैंने 3 को कॉमन किया, 3 2 6 इक्वल्स टू 3,900। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x + 2y इक्वल्स टू, ठीक है, 3 1 3 3 3 9 और ये 0। तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हमारी दूसरी इक्वेशन देखते हैं क्या बनती है, ठीक है। तो मैं अलग बनाता हूँ क्योंकि मुझे नीचे इसके यहाँ पर सॉल्यूशन भी करनी है, ठीक है। देखिए इस बार एक बैट है मतलब x और 3 बॉल्स हैं मतलब 3y, और टोटल प्राइस कितना हुआ 1,300, ठीक है। 1,300 टोटल प्राइस हुआ। ये हमारी डायरेक्ट इक्वेशन बनके तैयार हो गई, ठीक है। तो ये तो हमने इनको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करा दिया। अब इसको हमें ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कराना है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको कुछ इस फॉर्म में लिख देते हैं 1,300, 2y को जब इधर लेके जाएंगे ये आ जाएगा -2y, 1,300 - 2y, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं 600
x की वैल्यू 600 अगर मैं रखूँ तब ये कितना आएगा, सॉरी y की वैल्यू 600, 1300 माइनस 2y, तो y की जगह क्या आ जाएगा 600, और 600 2 का कितना होता है 1200, 1300 में से 1200 को माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 100, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 100, कब, जब हम y की वैल्यू 600 लेंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, बट इस तरह से वैल्यू रखिएगा कि हम ग्राफ पर उसको आसानी से रिप्रेजेंट करा पाएँ, जो हमारे ग्राफ के लिए सूटेबल हो, ठीक है। तो देखिए अगर मैं y की वैल्यू रख दूँ 700 तब कितना आएगा, तो यहाँ पर 700 रख कर देखिए वैल्यू 700 2 का कितना हो जाएगा 1400, ठीक है। अब देखिए माइनस 1400 प्लस 1300, तो बचेगा तो 100 ही, बट माइनस का बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 100, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद इसको देखिए ज़रा, इसको भी पहले लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y, ठीक है, x और y। पहले अगर मैं x की वैल्यू 300 ले लूँ तब देखिए कितना आएगा, है ना, x की वैल्यू 300, तो चेंज कर लेते हैं 13 माइनस 3y। तो अगर मैंने 300 वैल्यू ली, 300 3 का 900, और 1300 में से जब 900 को माइनस करेंगे तो बचेगा 400, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 400, ठीक है। और अगर y की वैल्यू हम ले लें 400, तब 400 3 का ये आ जाएगा 1200, और 1300 माइनस 1200 कितना बचेगा 100 बचेगा, ठीक है, 100 यहाँ पर बचेगा, सही। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कराइए, ठीक है। ये तो रफ वर्क है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब जो ग्राफ आप बनाएंगे, मेरे पास जो सारी वैल्यूज हैं वो 100 में हैं, तो मैं इस बार जो ग्राफ बनाऊंगा वो मैं 100 में ही बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि x में मुझे 400 तक वैल्यूज चाहिए, तो मैंने उसका ग्राफ 400 तक बनाया है। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी वैल्यूज चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा, आप लोग जब इसको बनाएं तो स्केल वगैरह से बनाएं तो फिर ये सही बनता है। ठीक है, मुझे 700 तक वैल्यूज चाहिए, मैंने 700 तक इसको बना दिया। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद इसमें जो y वाली है इसको भी बना लेते हैं, -100 -200 और -300, इस तरह से -400, ठीक है, नीचे बना लेंगे -100 -200 -300 और -400, ठीक है, लाइक दिस। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज़ हैं 100,600, तो यानी x में 100 और यहाँ पर 600, तो यहाँ पर इसका ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद -100,700, तो -100 यहाँ पर है, 700 यहाँ पर है, ये आ जाएगा हमारा, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करा देंगे। तो पहली जो हमारी इक्वेशन थी उसको हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करा दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए 400,300, तो 400 ये रहा और 300 ये रहा, ठीक है, और 100,400 यानी 100 यहाँ पर है और 400 यहाँ पर है, ठीक है। इनको भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करा देंगे, ठीक। ये दोनों कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उसे हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली शो करना था ग्राफ के ऊपर, वो हम कर चुके हैं, ठीक है। सो देखिए अब इसका एक पार्ट और बचता है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसको आप लोग ट्राई करें, अगर नहीं हो रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा इस चैप्टर का, और 3.1 को 2 क्वेश्चन भी हमने किए हैं, ऑलमोस्ट सारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो गई है। और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। सो थैंक you very much for watching this video and support us by subscribing this channel and liking this video. Thank you very much.